भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को लेकर देश की हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से अलग अलग वक्तों में अपनी अपनी बातें करती हैं। दुनिया के सामने हम इस बात को लेकर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र को लेकर सभी बहुत संजीदा हैं। सरकार का यह कहना होता है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो विपक्ष उसी लोकतंत्र की बात करते हुए सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और इसी को लेकर एक नए सिरे से बहस शुरू हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित किया और कहा कि अब यह आखिरी मौका है चुनाव में वोट डालने का, वरना फिर न देश बचेगा, न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं और बीजेपी ने कहा कि ये राजवंशों का जो शासन खत्म हुआ था 1947 में, उसके बाद अब लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए ये घबराए हुए हैं, परेशान हैं और जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में कभी नहीं सोचा वो अब लोकतंत्र की बात करते हैं। ये रिपोर्ट देखो और इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं। कोई यात्रा निकाल रहा है तो कोई रैली कर रहा है, लेकिन चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। इसीलिए आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने उड़ीसा में ये बयान दिया, बीजेपी की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सुधांशु त्रिवेदी आ गए। अशांति उत्पन्न करने की आशंका से अनर्गल बयान देने का प्रयास किया है, उसके ऊपर हम यह साफ करना चाहते हैं कि खड़गे जी, हां यह सच है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। बीजेपी की तरफ से आई प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को आम आदमी पार्टी का साथ मिला। जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे प्रीमियर एजेंसी सीबीआई, ईडी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी इंस्टीट्यूशंस को बड़ा घात पड़ा है और इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये बात कह रहे हैं कि अगर ये लोग दोबारा चुन के आएंगे तो भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़के सत्ता पाने वाली जो व्यवस्था है, हो सकता है वो व्यवस्था जो है उस पर बड़ा आघात हो। मल्लिकार्जुन खड़गे को हरियाणा से भी साथ मिला और इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। हालात इस किस्म के बनते जा रहे हैं, इसीलिए इंडिया बनाने की बात हुई थी। लेकिन जिस तरह से इंडिया का बिखराव हो रहा है वो देश के लिए घातक है, नुकसानदायक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद से पूरे देश में एक नई बहस का जन्म हुआ है और विपक्ष का हर नेता पूछ रहा है कि क्या ये देश में आखिरी चुनाव है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक। बातें बहुत सारी हो रही हैं देश में लोकतंत्र को लेकर, चुनाव को लेकर। 2024 का चुनाव, हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत अहम चुनाव है, देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। एक तरफ सरकार कई मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतर चुकी है, चाहे वो विपक्ष की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो। इसके अलावा आने वाले वक्त में 2047 तक विकसित भारत की बात हो, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि बात लोकतंत्र की है। इस वक्त हमारे साथ
लगातार मेहमान जुड़ते जा रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से रजत मंजेटा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी, आप दोनों का। और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ने वाले। लेकिन केवल ढींगरा जी, ये डर क्यों, ये आशंका क्यों कि आखिरी चुनाव है, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, न मुल्क बचेगा न संविधान बचेगा, इस तरह का डर क्यों? भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो हमारी रग रग में बसता है। देखिए नासिर भाई, सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर 9.5 साल, पौने 10 साल के अंदर जो हो रहा है, उसी के ऊपर सवाल है। जो जहां तक मोदी जी की 2014 के बाद सत्ता आई, तो उसके अंदर जो इन्होंने काम किया, धर्म जातियों में तो देश को तोड़ा ही, लेकिन जहां तक सवाल है कि जो ओपोजिशन है, जो विपक्ष है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उनके साथ क्या किया। आप देखिए, ये जो ईडी है, जो सीबीआई है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और भी जो तमाम इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, और इवन की जो नेशनल मीडिया है, सबको कब्जे में लेकर के और उसके दौरान क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसे आपको नाम लेके बताना चाहता हूं, जो तो ओपोजिशन में है, जैसे झारखंड से हेमंत सोरेन है और भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ से, लालू यादव जी हैं बिहार से, मीसा भारती हैं बिहार से, और तेजस्वी यादव हैं बिहार से, और नीतीश कुमार हैं बिहार से। इसी तरह से अब नीतीश जी की बात बाद में करता हूं, पहले इनको जोड़ता हूं, और भी भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा से, इसी तरह केजरीवाल दिल्ली से, इसी तरह संजय सिंह, इसी तरह और भी तमाम नेता, पवार साहब महाराष्ट्र से। मतलब आप ये देखिए कि जो विपक्ष में बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री पे या उस पे सवाल उठाते हैं या विपक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज को दबाने का काम जो है वो ईडी, सीबीआई, इंडिपेंडेंट एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। और जो लोग इनकी बात मान लेते हैं, जैसे कि अजीत पवार, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री जो मौजूदा है बिस्वा शर्मा, इसी तरह से नीतीश कुमार, इसी तरह से कुछ और भी नेता जो बीजेपी की बात मान लेते हैं, उन लोगों के ऊपर ना ईडी, ना सीबीआई, ना कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी। आप ये देखिए क्या मजाक है देश के अंदर मजाक बना दिया मोदी जी ने। और यही मजाक के ऊपर आज खड़गे जी ने यह बात करी कि यह तानाशाही जो है वो लगातार देश में हो रही है। अभी तो मैंने कई नेताओं के नाम नहीं गिने, इसके अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडीआई और सीबीआई और ईडी की बहुत सारी मामला चला है। उसमें सोनिया गांधी जी भी हैं, उसमें राहुल गांधी जी भी हैं, उसमें कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता बहुत सारे, चिदंबरम जी भी है। इतने मामले इन्होंने विपक्ष के ऊपर किस तरह से कार्रवाइयां की हैं, आप इसका हिसाब अगर गिनेंगे, जो भी, अब देखिए एक पार्टी तो बहुत बड़ी है जो कांग्रेस है, जिनके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो कार्रवाइयां की वो तो डरते नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा। कुछ लोग डरते भी हैं, जैसे नीतीश जी डर गए, कितनी बार पाला बदल गए, इधर से इधर, उधर से उधर। ऐसे ही अजीत पवार है, ऐसे ही बिस्वा शर्मा है। जो लोग भी इस तरीके से हैं, उनको ये दिखाकर, डर दिखाकर अपने पाले में लाकर फिर ईडी सीबीआई भाग गई, फिर उनका कोई काम ही नहीं रहा। तो आप देखिए किस तरह से मामला चल रहा है। तो ये बात खड़गे जी ने कही है। हो सकता है केवल ढींगरा जी कि विपक्ष को आने वाले वक्त में चुनाव में अपनी दाल गलती नजर नहीं आ रही, नहीं तो उन्होंने कहा कि अब इसी तरह से हम ईडी पर, सीबीआई पर, इन पर सवाल उठाते रहें। नहीं, देखिए माहौल एक बना हुआ है देश में चुनाव को लेकर। आप सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। सरकार कह रही है कि हम विकास भी करा रहे हैं और जो वादे किए उनको पूरा भी कर रहे हैं। नीतीश भाई, ये तो अपना नासिर भाई, मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए ना कि कितने लोगों के ऊपर, जितने विपक्ष में आवाज उठाएंगे उन सभी के ऊपर ईडी, सभी लोगों के ऊपर ईडी। क्या ऐसा काम हो गया और क्या ऐसा काम कर दिया, और क्या इन्होंने उन ईडीज ने भी, सब कुछ ने भी क्या कर दिया सबके ऊपर। ठीक है, वो कार्रवाई कर रहे हैं, बुलाना हर एक का, हुड्डा साहब को भी बार बार बुला रहे हैं, वो जाते हैं, लोकतंत्र पे सबको विश्वास है, लेकिन उसके तहत, उसके अंडरहैंड अलोकतंत्र जो फैलाया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। वही तो खड़गे जी ने कहा है कि आने वाला टाइम, ये जो इस समय जो हालात करे हुए पूरे देश के, ये एक तरफा माहौल है,
एक तरफा काम कर रही है सरकार। ठीक है। ये जो असल में घपले घोटाले जो इस सरकार के अंदर हो रहे हैं, उनमें तो कहीं ईडी जा ही नहीं रही। ईडी का काम सिर्फ नेताओं को डराना, नेताओं को, विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को भटकाना। ठीक है, आप चंडीगढ़ की कार्रवाई देख लीजिए आज, वो 8 जो लोग जिनकी वोट रद्द की गई और पहले जो अफसर था उसको छुट्टी दिलवाई गई और उसको बीमार डिक्लेयर करवाया गया, और आज दूसरा अफसर लगा करके उन जो ओपोजिशन में जो मेयर बनना था उसको हटाने की कार्रवाई है सीधी सीधी। और किस तरीके से ये दुरुपयोग कर रहे हैं ये तो सारा देश जान गया। और इससे ज्यादा और क्या इनको चाहिए? और इससे ज्यादा हम जितना मर्जी हम जोर लगा के कह लें, लेकिन लोकतंत्र का बैंड बाजा जिस तरह से बजाया जाता है, आपके पास दोबारा से रजत पंजेटा जी, ये जो डर, जो आशंका मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई है, इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? एक तरफ ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अभी केवल ढींगरा जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी कहा कि उनसे भी पूछताछ हो रही है, तो यहां पर आपको क्या लगता है कि किसी नेता से होती है तो ठीक लगती है, किसी नेता से होती है तो खराब लगती है? देखिए, ये जो एजेंसीज हैं का पॉलिटिकल मिसयूज तो निश्चित तौर पे होता है। हुड्डा जी को क्लीन चिट ना तो दी जा सकती है और ना हुड्डा जी को क्लीन चिट कहीं से भी, जो उनके तो सारे के सारे आए नहीं है सामने। धीरे धीरे करके जब हर एक के ऊपर कार्रवाई होगी तो उनमें सारे तथ्य हैं, और हाँ, तो उन तथ्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये निश्चित तौर पे कि अब ये जो सरकार है, जैसे ट्रिबल चीफ जस्टिस को हटाया जाना, अगर सिलेक्शन जो इलेक्शन कमिश्नर की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसके बाद सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज का तो दुरुपयोग इनकी सरकार में भी होता था, और निश्चित तौर पे अब जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि देखिए, एक नेता हो तो बताऊं, सत्येंद्र जैन से लेके डीके शिव कुमार, फिर कीर्ति चिदम्बरम, फिर पी चिदम्बरम, अभिषेक बनर्जी टीएमसी से, पार्था चटर्जी टीएमसी से, उसके बाद अनिल परब मनी लॉन्ड्रिंग का, फारूक अब्दुल्ला जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, नवाब मलिक महाराष्ट्र वाले, यादव हो गए, और ऐसे भी नेता इनके, जैसे अब महाराष्ट्र में अगर बात करें तो अजीत पवार की बात कर लीजिए आप, उसके बाद ये जो शारदा स्कैम था उसकी कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा ने जिनको के बाद जो वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो उसके बाद छगन भुजबल भी हैं, नारायण राणे भी हैं, प्रेमा भी हैं, खांडू, सॉरी। तो ऐसे तो बहुत से नेता हैं जो भाजपा में आने के बाद जिनके ऊपर कार्रवाई जो है वो खत्म होगी और उसके बाद वो के धुल गए। तो हरियाणा में भी कुलदीप बिश्नोई जी जो है वो सर्कुलर था वो भी हटा दिया भाजपा ने, इनकम टैक्स हो गया ठीक। तो देखिए, ये राजनीति में साम दाम दंड भेद ये सारा चलता है, और थोड़ा एक इसको लेवल और आगे ले जा रही है। तो सब अपनी चलाते हैं, ऐसा तो होता नहीं आया। लेकिन जब ये लोग करते थे तो हमें बुरा ठहराते थे। इनको चार्जशीट बना दी हुड्डा जी के खिलाफ, तो फिर अब हुड्डा जी को बोल रहे हैं कि हुड्डा जी को परेशान किया जा रहा है। तो देखिए, परेशान नहीं किया जा रहा, उसमें तथ्य हैं, उसमें सबूत हैं, सारा कुछ है उसमें। नहीं, आपको यहाँ पर तो तथ्य और सबूत लग रहे हैं, अपनी सामने भी आती है। और बाकी नेताओं को लेकर आप ये कह रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। जी, हुड्डा जी से जो पूछताछ चल रही है तो उसमें तो आपको तथ्य और सबूत नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तथ्य हैं, सबूत हैं। और बाकी जो नेताओं का आपने जिक्र किया कि अगर उनकी बात मान लेते हैं तो वो बच जाते हैं, बाकी नेताओं को भी तथ्यों के साथ ही ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ हो रही है, या वो गलत है? नहीं, मैं किसी को, देखिए, ईडी की कार्रवाई के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मतलब आप ये मानते हैं कि ईडी सही कार्रवाई कर रही है? क्या तथ्य है, जो मैटर्स जुडिस है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन एजेंसीज का
विपक्ष को कमजोर करने के लिए मिसयूज तो हो रहा है, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, और आज से नहीं हो रहा है, शुरू से किया जा रहा है। दोबारा से, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, डॉक्टर पवन बेनीवाल जी भी हमारे साथ, पंकज बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। स्वागत है आपका, नमस्कार। चौहान साहब, अभी आपने रजत पंजेटा जी को भी सुना और थोड़ी देर पहले केवल ढींगरा जी ये कह रहे थे कि ये वाकई में देश का आखिरी चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से काम किया जा रहा है वो सब कुछ दर्शाता है। अगर कोई उनकी बात मान लेता है, उनके साथ आ जाता है, तो फिर ईडी और सीबीआई का खौफ उन्हें नहीं रहता, वरना ईडी और सीबीआई का खौफ दिखाकर उनको डराया जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और बीजेपी हठधर्मी और तानाशाही पर आ गई है। नासिर भाई, एक बात मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को, हरियाणा के लोगों को खासतौर पर बताना और जताना चाहता हूं कि केवल ढींगड़ा जी को और इनके नेता खड़गे जी को भले ही लगता हो कि ये देश का आखिरी चुनाव है, लेकिन ये देश का आखिरी चुनाव सकता, देश में प्रजातंत्र है और मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में प्रजातंत्र अगले चुनाव में आज जैसे प्रजातंत्र से और बेहतर प्रजातंत्र होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन एक बात हो सकती है पक्के तौर पर, कांग्रेस पार्टी जो अपने आखिरी सांस गिन रही है, कांग्रेस पार्टी जो समाप्ति की कगार पर है, कांग्रेस पार्टी जो अपने निकम्मे और नाकारा परिवारवादी नेतृत्व के कारण अपनी सबसे खराब स्थिति में है, संभव है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए उसका आखिरी चुनाव साबित हो। अगले चुनाव में कांग्रेस लुप्त प्राय हो जाए और राजनीतिक इतिहास की किताबों में वास्तव में लिखा जाए कि एक थी कांग्रेस, एक कांग्रेस हुआ करती थी, उसके आखिरी जो है युवराज या उसके आखिरी राजकुमार वो राहुल गांधी हुआ करते थे। ये तो हो सकता है। जहां तक लोकतंत्र पर खतरे की बात है, जिस तरह से खड़गे साहब ने कहा है वो अपने आप में हास्यास्पद है, और इनके भीतर जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण भय की पराकाष्ठा है, ये उस बौखलाहट में से, भय में से निकला हुआ बयान है। मैं आपके माध्यम से खड़गे जी से जानना चाहता हूं, मैं उनके प्रवक्ता केवल ढींगड़ा जी से जानना चाहता हूं, और पूरा हरियाणा खास तौर पे जानना चाहता है कि प्रजातंत्र की बात करना, लोकतंत्र की बात करना खड़गे साहब को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और केवल ढींगड़ा जी को शोभा देता है क्या? इन्होंने कोशिश की थी आपातकाल लगाकर देश में 70 के दशक में देश के चुनाव को आखिरी चुनाव साबित करने की कोशिश की थी। इनकी नेत्री, देश की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अदालत ने रद्द किया था। ये सहन नहीं कर पाए थे अदालत के निर्णय को, और इन्होंने रातों रात लोकतंत्र को खूंटी पर टांग दिया था, देश में आपातकाल लगा दिया था, और इस हद तक तानाशाह हो गए थे कि नासिर भाई, प्रतिपक्ष का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, वो किसी भी दल का क्यों ना हो, किसी को इन्होंने जेल से बाहर रहने नहीं दिया था। जो मुंह खोलता था जेल जाता था, उसकी सुनवाई का भी कोई प्रावधान नहीं छोड़ा था। तो जिनका खुद का इतिहास लोकतंत्र की हत्या से, लोकतंत्र के खून से रंगा हुआ हो आपातकाल के कारण, उनके मुंह से लोकतंत्र की बात वैसे भी अच्छी नहीं लगती। मैं नासिर भाई और याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी, उसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता में से पैदा हुई एक अंग्रेज के मानस की उपज है। ये वो कांग्रेस पार्टी है, और उसके प्रतिनिधि यहां पर बैठे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना दूसरा कार्यकाल कांग्रेस नहीं करने दिया था। ये वही कांग्रेस है ना नासिर भाई, इन्होंने सरदार पटेल के पक्ष में प्रधानमंत्री पद के, उनको प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में पड़े अपनी ही पार्टी के मतों को डस्टबिन में फेंक दिया था, और अंग्रेजों की पसंद, महात्मा गांधी की पसंद पंडित नेहरू को देश पर थोप दिया था।
ये वो पार्टी जो एक परिवार एक कुनबे की सीमाओं से बाहर निकल नहीं सकती और कभी निकलना पड़ जाए तो मछली की तरह, मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास चौहान साहब की तरह, तालाब से निकली मछली मैं दोबारा से आपके पास आता हूं कुछ और सवालों के साथ, और जो आपने सवाल उठाए लोकतंत्र का ल भी पता है, उनका जवाब लेंगे हम। अर्थ भी मालूम केवल है। ढींगरा जी से कांग्रेस को लेकर जो उनकी तरफ से आरोप लगाए गए, सवाल उठाए गए, और एक पंकज बेनीवाल एक छोटी सी बात रजत जी को और कह दूं, मैं रजत जी को कह दूं एक बात, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कहा। रजत जी, मेरा आपकी पार्टी के बारे में भी बड़ा स्पष्ट मानना है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जरूर लड़ते हो, लेकिन आपकी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आप भी एक परिवार की पार्टी हैं, और एक परिवार की वो पार्टी हैं जो एक जाति की राजनीति करने के लिए कुख्यात है हरियाणा में। तो लोकतंत्र की बात करते हुए आप अच्छे नहीं लगते। मैं इन सवालों के साथ आता हूं पंकज बेनीवाल जी। पंकज बेनीवाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को डॉक्टर वीरेंद्र चौहान बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने हास्यास्पद बताया, और उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये कहा कि कांग्रेस को तो लोकतंत्र पर बात करने का हक ही नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं आज के पॉलिटिकल सिनेरियो को, देश के राजनीतिक व्यवस्था को जो मौजूदा दौर में है, जिस तरह की आशंकाएं आप लोग और विपक्ष के लोग जता रहे हैं देश में संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर? आप देखिए नासिर भाई, जो खड़गे साहब ने कहा या जो फिर राघव चड्ढा जी ने कहा, वो बिल्कुल सटीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये लोग गोडसे के अनुयायी हैं, नथुराम गोडसे के ये लोग अनुयायी हैं, उपासक हैं, उसका मंदिर बनवा देते हैं, उसका स्टैच्यू लगवा देते हैं। ये वो लोग हैं जो नथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी जी पर गोली चलाई थी, आज ही के दिन गोली चलाई थी। मैं नमन करता हूं महात्मा गांधी जी को आज के दिन, लेकिन नथुराम गोडसे जिसने गोली चलाई उसके उपासक हैं ये लोग। देशद्रोही के उपासक कैसे होंगे? ये भी देशद्रोही है। लोकतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, प्रजातंत्र का मजाक उड़ाना भाजपा से किसी को नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि भाजपा आज पूरे देश में लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या कर रही है। उसका जीता जागता उदाहरण आज चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव रहा। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में आज से पहले ईवीएम को गालियां देते रहे, ईवीएम में गड़बड़ करते होंगे, घोटाले करते होंगे, लेकिन आज बैलेट पेपर में नजरों के सामने सीसीटीवी में कैद हुए जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जिसने किस तरीके से शाही लगा करके 8 बैलेट पेपर्स को इनवैलिड घोषित कर दिया, जिसकी वजह से आज इन्होंने गुंडा राज दिखाया। देश की सारी जनता ने देखा कि भाजपा ने कैसे गुंडा राज आज चंडीगढ़ के अंदर दिखाया, और मेयर का प्रत्याशी अपना आगे बढ़ा लिया। क्या ये चंडीगढ़ के चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं? मैं आता हूं सर। गांधी जी के देश में आज गुंडा राज हो रहा है, गांधी जी के देश में आज डाकू राज हो रहा है। दिन दिहाड़े घरों में चोरियां होती सुनी थी, लेकिन राजनीति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिन दिहाड़े जनता की दी हुई वोट पर डाका डालेंगे। इन डाकुओं ने आज वो काम किया है। इनकी पार्टी में अगर कोई आ जाता है, लोटस एक इनका वो चलता है, प्रोग्राम चलाते हैं लोग, उसके तहत इनके पार्टी में कोई आ जाए तो ईडी सीबीआई खत्म, कोई उन पर काम नहीं चलता। नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा, छगन भुजबल, अजित पवार, मुकुल राय, कितने ऐसे नाम हैं। इवन हरियाणा लेकिन पंकज बेनीवाल जी, ये जो बयान एक ऐसे देश में कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इतने बड़े देश में जो दुनिया में लोकतंत्र की पहचान है, ये कैसे नासिर भाई, आज चंडीगढ़ में जो हुआ, आप वो बताएं, वो क्या है? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जहां 2 दलों के पास, इंडिया अलायंस के पास 20 हमारे पास मत हैं, 20 बैलेट पेपर हमारे पास हैं, 20 हमारे काउंसलर्स हैं, इनके पास सिर्फ 13 काउंसलर हैं, उसके बावजूद इनका मेयर बन जाता है गुंडागर्दी करके। 8 काउंसलर जनता ने बनाए, जो काउंसलर आज 8 को इनवैलिड कर दिया। इनके सारे के सारे ठीक रहे और सारे के सारे बैलेट पेपर को बाद में देखने नहीं दिया, एजेंटों को उस बोर्ड के पास नहीं आने दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक मिसाल है चौहान साहब, बिल्कुल भारत के इतिहास में आज पहली बार जो गुंडा राज भाजपा ने किया है। इससे पहले भी बैलेट पेपर को लेकर बहुत सारी चीजें देश में देखी गई हैं। मैं आता हूं चौहान साहब, कुछ सवालों के साथ आऊंगा, लेकिन अब आप इनको ये इतनी देर से कुछ जुमले मुझे जवाब देने। चौहान साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए ये झांकी है,
इसलिए डर रहे हैं विपक्ष के नेता आने वाले चुनाव में। क्या देखिए, इस देश में नासिर भाई कोई भी लोकतंत्र की हत्या नहीं कर, तंत्र का गला नहीं घोट सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी कौन प्रतिनिधि केवल ढींगड़ा जी यहां दैत्यों की तरह हंस रहे हैं। इन्होंने जो दैत्यों वाला काम किया था लोकतंत्र के खिलाफ, आ रही है आपकी बात सुनकर। आपको मालूम है ना, जब इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी, जनता ने खड़ा था और न्यायपालिका भी अड़के खड़ी हो गई थी। मैं एक सीधी बात करता हूं, मैं एक सीधी बात सर, एक एक करके मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। जवाब मुझसे मांगा आपने, जॉन साहब, क्योंकि जवाब मुझसे मांगा। बेनीवाल जी मैं आपके पास आ जाऊंगा सर, आवाज समझ में नहीं आएगी। नासिर भाई, आप बात पूरी कीजिए अपनी। नासिर भाई, वीरेन जी। हाँ नासिर भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के कई स्तंभ हैं, सब स्तंभों की अपनी ताकत है। कोई एक स्तंभ अगर कभी कोई चूक करता है कौन सा स्तंभ बचा है? दुरुस्त करने की भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कौन सा स्तंभ बचा है वो बताओ। उसका एक सिस्टम है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं एक बात कह रहा हूं दावे के साथ, अगर कहीं रत्ती भर भी किसी ने चूक की हो चंडीगढ़ के चुनाव में, तो भारत की न्यायपालिका पर तो इनको भरोसा होगा, हम पर नहीं है। बीजेपी ने अदालत जाइए, किसने करी है? ठग चोर ये चिल्लाने से न्याय हो जाएगा क्या? बीजेपी ने चूक करी है और किसने करी है? चुनाव की प्रक्रिया भी बीजेपी का चूक करने का और करना क्या? पहले डिले कर दिया, अब वोटों को रद्द कर दिया। चूक तो आप लोगों ने करी है, ये सीधी बीजेपी की चूक है, स्पष्ट शब्दों में बीजेपी की चूक है। देखिए लोकतंत्र का धक्का है। चुनाव की प्रक्रिया में अगर कहीं कोई चूक किसी ने लोकतंत्र पे धक्का बीजेपी मार रही है। कौन है केवल ढींगड़ा और कौन है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता न्यायाधीश बन रहे हैं अपने आप में यहाँ पर? अगर कहीं किसी को प्रक्रिया में कोई चूक दिखाई देती है, क्या ये अदालत? अरे घर की दुकान है क्या तुम्हारी? जो तुम चाहोगे वही न्याय हो जाएगा, जो तुम बोलोगे उसका न्याय मान लिया जाएगा, जो तुम कहोगे उसको सच मान लिया जाएगा। कहाँ के न्यायाधीश हो? कहाँ के जज बने घूमते हो पंकज बेनीवाल? खुद अपने आप न्यायाधीश, अपने आप जज बने घूमते हो। देश में अदालतें भी हैं, देश में जनता भी है, देश में कानून व्यवस्था भी है। हिम्मत है तो व्यवस्था के तरीके से लड़ो ना। हिम्मत है तो न्यायपूर्ण तरीके से मुकाबला करो। यूं चोर चोर चिल्लाने से, यूं चोर आज भाजपा का मांगनी पड़ती है। एक मिनट में आता हूँ, एक मिनट सर, आपने सवाल लोग हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग कर रजत पंजेता जी, चोर चोर चिल्लाने वाले सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग कर भागे थे। इनको चोर चोर जी आपके पास भी रजत पंजेता जी, आपको लेकर भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को लेकर अभी कहा गया है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव को लड़ते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है। परिवारवाद पर भी सवाल उठा दिया और यही सवाल एक मिनट मेरा सवाल है, और यही सवाल बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुधांशु त्रिवेदी ने की थी। उन्होंने कहा कि राजवंश तो खत्म हो गया 1947 में, लेकिन अब लोकतांत्रिक राजवंशों के खात्मे का वक्त आ गया है, उनको सत्ता को चुनौती मिल रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि आखिरी चुनाव है, इसलिए उनको लग रहा है कि उनके लिए आने वाला वक्त खराब है। देखिए नासिर जी, बात ऐसी है कि भाजपा के प्रवक्ता कहते कुछ हैं लेकिन जब बोल जाते हैं तब ये नहीं देखते कि उन्होंने बात करी कि हम जाति की राजनीति करते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, हम जिस जाति की राजनीति करते हैं वो एक किसान की है, वो गरीब की जाति है, वो मेरे की जाति है। आपको लगता है कि वही जाति किसान है हरियाणा में? रजत पंजेता, ये भी बता देना आज हरियाणा में पहले थोड़ा सा बोलने, उनकी अभी शुरुआत हुई है। सवाल पूछने का मेरा हक है। ठीक है पंजेटा जी बोलिए। जवाब देने का मेरा हक है, आप बीच में ना बोले प्लीज। सुनिएगा, आपने जब बोला मैं आपके बीच में नहीं बोला, संयम से सुना मैंने आपको। देखिए नासिर भाई, ऐसा है कि अभी हाल ही में ऐसा नहीं है इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये यहीं का है। ये बात जाति की बात करते हैं, आप पूछिए रोहतक जज्जर किसने जलवाया, बरवाड़ा किसने जलवाया, पंचकूला किसने जलवाया, 750 किसानों की हत्या किसकी सरकार खुदकुशी 750 किसानों की शहादत
कौन सी सरकार की नू किसने चलाया, ये धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, ये शोभा देती है इनको ये ऐसी बातें कथनी और करनी में फर्क पता है इनको करते क्या है ये टीवी पे बैठ के कुछ भी बोल देते हैं। हरियाणा में हुआ क्या है, कितनी बार जला है इनके राज के अंदर, ये भी एक रिकॉर्ड है। आप ये बताइए कि जो लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाने का काम किया है, कभी किसी सरकार ने कर्जा दिया है क्या वापस? कर्जा तो जनता लौटाती है, जनता किसी सरकार, कोई सरकार अपनी जेब से सिर्फ खर्चा करती है, सरकार कर्ज उठाती है, वो जनता भुगतती है और वो जनता की जेब से पैसा जाता है। ये 4 लाख ये कहेंगे हमारी सरकार के बारे में, हम तो खजाने भरे छोड़ गए थे। अरे वो खजाने किसने खाली किए? ऐसा क्या कर दिया आपने कि 4 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया? रोजगार आप नहीं दे रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, भर्तियां आप नहीं दे रहे, रोजगार के नाम पे आपने कौशल रोजगार कर रखा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं एनसीआरबी का, 468 लोगों ने हर रोज अपनी जान दी है 2022 में। ये गरीबी खत्म कर रहे हैं, ये गरीबों को खत्म कर रहे हैं। ये अचीवमेंट है इनकी, ये एनसीआरबी का डेटा है। सुसाइड रेट पता है आपको हरियाणा में क्या है? हर 5वें दिन एक बच्चा ड्रग ओवरडोज से मर रहा है। आपको पता है? रजत पंजेटा जी, कानून व्यवस्था को लेकर हर सवाल में, हर सरकार में सवाल उठते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे वो बात हो रही थी कि देश में आखिरी चुनाव, देश खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस तरह की आशंकाओं में कितना दम नजर आता है, या सिर्फ हवाई ये बातें कर दी जाती है पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? नासिर जी दोहराएंगे अपना प्रश्न? हम बात कर रहे थे, देखिए कानून व्यवस्था, किसी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर ज्यादा सवाल, किसी में कम। आपराधिक आंकड़ों की बात की जाए तो वो कम ज्यादा होते हैं, हर सरकार में होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे देश में कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस तरह के बयान जो चल रहे हैं, ये चुनाव आखिरी चुनाव है, ये कहना कहां तक सही है कि आखिरी चुनाव है? ऐसा तो मुमकिन लगता नहीं है कि देश में आखिरी चुनाव हुई। देखिए मैं बड़ा, या पहले ही हार मान चुका है विपक्ष? मेरे को आदत नहीं है कि मैं कोई बात घुमा फिरा के बोलूं। देखिए इमरजेंसी निश्चित तौर के ऊपर, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। उस टाइम पे भी जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी का जो है इलेक्शन रद्द कर दिया था। जब इलेक्शन रद्द किया तो उससे नाराज होकर इंदिरा जी ने जून 1975 में इमरजेंसी लगा दी और एक ऑर्डिनेंस लेके आए कि जो कार्यकाल है वो पार्लियामेंट का 5 साल की जगह 6 साल का होगा। ऐसी ऐसी चीजें भी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि अब ये जो 17 बार इलेक्शन 1947 के बाद देश में हुए, उसके बाद 7 बार सीधा सीधा मेजोरिटी कांग्रेस की आई है, 3 बार कांग्रेस की कोalition में गवर्नमेंट बनी है, लगभग 54 साल इन्होंने राज किया है। तो ये बोलता कि लोकतंत्र तब किसी पार्टी बोलती थी, तब तो आपने इमरजेंसी भी लगा दी। देखिए आज हो रहा है ना, आज ये हो रहा है कि सारे जितने विपक्षी हैं, आप बताइए कौन सा छोड़ा है इन्होंने? अब हम पिक एंड चूज तो कर नहीं सकता कि देखिए हमारे ऊपर कार्रवाई हुई थी, मैं तो सीधा कहता हूं वो भी राजनीति से प्रेरित थी, वरना वो अगर भर्ती गलत थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द करता, लेकिन तभी हम सब हमें गलत कहते थे। आज ये सबको खुद को भुगतना पड़ता है, चाहे आम आदमी पार्टी है, पूरे विपक्ष में कोई नेता बता दीजिए किस नेता को छोड़ा है। और जो नेता इनके पार्टी में आ जाता है, जो पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे के सारे केस खत्म हो जाते हैं। तब वो ईडी कहां चली जाती है, तब वो सीबीआई कहां चली जाती है, मुझे तो यही नहीं पता चलता। अरे अगर पैसा लेके आना है तो जो विदेशों के अंदर, जो विदेशों में पैसा लेके भाग गए, मेहुल चौकसी, उनको तो आपने धीरे धीरे उनको तो सारे पंजेटा जी, मैं आऊंगा दोबारा से आपके पास। केवल ढींगरा जी, इमरजेंसी की याद फिर दिला दी गई है आपको जी। जब तब चुनाव, देश में आखिरी चुनाव नहीं हुआ जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो अब कैसा आपको ये खतरा महसूस हो रहा है? लोकतंत्र पर तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको बात करने का हक ही नहीं है। जी मैं इमरजेंसी पे भी आता हूं। पहले मैं हुड्डा जी की जो बात थी उस पर जवाब दे दूं। हुड्डा साहब को 2 साल पहले भी मानेसर वाले मामले पे ईडी ने बुलाया था, उसके बाद क्लीन चिट हो गई। अब फिर वही मामले पे बुलाया जा रहा है, फिर अब 2 साल के बाद। इसका मतलब कि इलेक्शन नजदीक है इसलिए दोबारा बुलाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो 2004 के राउंड पे जो ये मानेसर वाली जमीन पे सेक्शन 4 हुआ था, वो तो उस समय तो चौटाला साहब और बीजेपी की सरकार थी, और उस समय जब सेक्शन 4 हुआ था तो उसके बाद चौटाला साहब की सरकार ने और बीजेपी ने सवाल पर 500 एकड़ के करीब जमीन तो उसी समय छोड़ दी थी। केवल ढींगरा, सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात पूरी होने दें। 500 एकड़ जमीन तो उस समय इन्होंने छोड़ दी थी, तो कार्रवाई तो इनके ऊपर ईडी की बनती है
कि इन्होंने जमीन ने कैसे छोड़ दी। अगर हमने जो कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे, एक मिनट में बात पूरी करता हूं, क्योंकि इन्होंने इल्जाम लगाया, इसलिए बता रहा हूं। जो कमेटी ने यह कहा कि वहां पे वो प्रोजेक्ट बन नहीं सकता था, उस आधार पे अगर हमने जमीन किसानों को वापस दे दी, उसके ऊपर कोई लेन देन ही नहीं हुआ। सेक्शन 6 में लेन देन नहीं होता, वो 8 में होता है, लेन देन ही नहीं हुआ। ईडी का मतलब क्या है इसमें? नासिर भाई, कोई मतलब नहीं है ईडी का, लेकिन यहाँ देश में इमरजेंसी लगी, कहानियां, उसके बाद चुनाव होते रहे, सिस्टम लोकतंत्र में सरकारें बदलती रही। पे एमरजेंसी आज है इस देश में। अभी मैं बता रहा हूं, ना तो खड़गे जी अंग्रेज है, ना मैं अंग्रेज हूं। बात यहाँ पर बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि ये बात देश के लोकतंत्र को बचाने की नहीं, परिवार को बचाने के लिए हो रही है। अच्छा नासिर भाई, आप बोल लो, पहले भी मुझे मौका नहीं दिया। आपसे सवाल कर रहा हूँ, केवल सवाल आप करते रहो, फिर मेरे को पूरा सवाल करके बताओ, फिर जवाब दो। आप बोलिए, अब बोलिए, आप पूछिए सवाल। इमरजेंसी का जिक्र किया गया और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की नहीं, किसी परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, इसलिए यही तो मैं कह रहा हूं। ना तो अंग्रेज खड़गे जी हैं, ना मैं अंग्रेज हूं, ना कांग्रेस पार्टी में कोई अंग्रेज है। ये कहानियां कहां की सुना रहे हैं, किसकी सुना रहे हैं? कभी ये हिंदू पे आ जाते हैं, कभी ये मुस्लिम पे आ जाते हैं, कभी सिख पे आ जाते हैं, कभी पटेल पे आ जाते हैं, कभी महाराष्ट्र पे, मराठा पे आ जाते हैं। इनका काम ही यही है। और इनको काम क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 13 साल के अंदर गुजरात में मोदी जी ने किया है, वही लोकतंत्र की हत्या 13 साल गुजरात में हो रही थी, वही पूरे देश के अंदर 9.5 साल के अंदर अब भारतवर्ष में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लगातार, और कोई पूछने वाला नहीं। अब वाजपेयी का बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा था राजधर्म अपनाना चाहिए, वो कोई और नहीं था, यही थे मोदी जी जिनको कहा था। लेकिन यहां शरारत के रूप में कहानियां सुनाई जा रही हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के बाद कहानियां सुना रहे हैं ये लोग। आपको यह बताना चाहता हूं, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और मोदी जी वहां माथा टेकने गए थे, लेकिन नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जिन्होंने गोलियां मारी गांधी जी को। है इनमें शर्म? कोई शर्म नहीं है, बेच खाई इन लोगों ने शर्म। ये ना तो महात्मा गांधी जी के हैं और ना ही ये किसी और के हैं, ये सिर्फ नाथूराम गोडसे के ही हैं, क्योंकि इनको देश के अंदर सब लोगों को एक तरह से जो एक फरमान है ना संघ का, वही लागू करना है। वो करते हैं लोकतंत्र की हत्या। आप देखिए हमारे देश के अंदर फौजियों के साथ क्या किया इन्होंने, हमारे देश के अंदर कर्मचारियों के साथ क्या किया इन्होंने। फौजियों को 4 साल की जॉब बना दी। बेचारा फौजी 4 साल कहां पे रक्षा करेगा, कैसे करेगा? ये देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं है, केवल हमारे देश का ख्याल इन लोगों को नहीं है, इन लोगों को कोई देश से मतलब नहीं है, इन लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है। एक तरफ आप लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बचाने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन आप लोग खुद ही एकजुट नहीं हो पा रहे लोकतंत्र के लिए। आपके लिए भी क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे वो ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लोकतंत्र में आप लोग भी तो सत्ता की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, लगे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बात कर रहे हैं, बीजेपी सुनिए, देश में सही से सत्ता सरकार नहीं चला रही, तो आप लोग भी तो सत्ता को हासिल करने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। आपस में इतने मनमुटाव है, आपका इंडिया गठबंधन खत्म हो गया अब तो लगभग। कहां खत्म हो गया? 2 पार्टियों के जाने से सर नीतीश कुमार चले गए, 2 पार्टियों के जाने से संयोजक बनने के साथ आगे बढ़ाई थी। कितनी पार्टियां इंडिया गठबंधन में आप बता दीजिए नासिर भाई। ममता बनर्जी रूठी हुई है, कितनी अखिलेश यादव रूठे हुए हैं, बताइए। उद्धव ठाकरे रूठे हुए, फिर क्या हो गया? कितनी पार्टियां इंडिया नीतीश कुमार जा चुके हैं, 26 पार्टियां है ना, ये सारी बड़ी पार्टियां हैं। सुनिए 28 पार्टियां थी ना, 26 है, 24 है, 22 है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 पार्टियां भी मोदी को नीचे लाने में रहेंगी, छोड़ेंगी नहीं इंडिया गठबंधन इनको, ये मैं बताना चाह रहा हूं। पंकज बेनीवाल, आप लोग अगर सुनिए, ये लोग अगर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ईडी के द्वारा, दूसरे के द्वारा, ये इसीलिए तो हो रहा है। जो पार्टियां इधर से उधर जा रही हैं, क्योंकि उनके साथ खिलवाड़ कर रही है ये पार्टी। पंकज बेनीवाल जी, क्या अभी भी जब इस तरह के बयान हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको ऐसा लगता है कि अब व्यक्तिगत हितों को, सत्ता की तरफ जो लालसा भरी निगाहों से हम अपने आप को देख रहे हैं, उससे दूर हटकर फिर हमें मुकाबले में मजबूती से आना चाहिए? क्या इस पर दोबारा से कोई विचार हो रहा है? देखिए नासिर भाई, ऐसा है, इंडिया अलायंस का पहला चुनाव था आज हमारा मेयर का, मैं फिर से बात दोहराऊंगा,
और दोनों ही पार्टियां बिल्कुल साथ थी, साथ लड़ रही थी चुनाव, लेकिन भाजपा ने गुंडा राज करके, फर्जीवाड़ा करके कैसे उस चुनाव को हटाया। इंडिया अलायंस से डरी हुई है भाजपा सरकार, इसलिए नए नए हथकंडे अपना रही है। राम के देश में राम भगवान का मुखौटा पहनकर काम शैतान के कर रहे हैं लोग। भगवान राम का मंदिर बनने के बाद राम राज्य की बात होनी चाहिए थी, गुंडा राज की बात नहीं होनी चाहिए थी। जो चंडीगढ़ में इन्होंने गुंडा राज करके दिखाया, गांधी के देश में गुंडा राज। इनसे एक बार बीजेपी के प्रवक्ता से गोडसे मुर्दाबाद बुलवाइए, जब समझ में आएगा ये लोग गोडसे के उपासक है। गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलते ये लोग, गांधी जी पर उंगलियां उठा देंगे लेकिन गोडसे पर नहीं उठाएंगे। गुजरात में दारू बंद है, लेकिन महात्मा गांधी जी के ही गांव में जहरीली शराब पीने से 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और हरियाणा के अंदर भी सैकड़ों बच्चे जहरीली शराब पीकर मर गए थे। क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई करते, क्यों नहीं सीबीआई की कार्रवाई करते? ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं, जो इनको टक्कर दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के घरों पर ईडी सीबीआई की रेड डाल रहे हैं, डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग डरने वाले नहीं है, डटकर सामना करेंगे। और 2024 में डॉक्टर पंकज, मैं आपसे एक और सवाल यही करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाया था, वो खुद पीछे हट गए, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में और लोग भी पीछे हट जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी, बीजेपी ने ज्यादा पलटी मारी। बीजेपी उससे भी बड़ी पलटीबाज है, क्योंकि इन्होंने तो कहा था, अमित शाह जी ने, कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन वो दरवाजे फिर खोल दिए इन लोगों ने। किस बात से खोले, क्या बात रही, कौन सी वजह रही, वो भाजपा जाने, नीतीश कुमार जी जाने। लेकिन इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो सारे साथ हैं। और ममता बनर्जी की जी आपने बात उठाई, तो ममता बनर्जी का इतना कहना है कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने में सक्षम हूं, सब मिलकर मेरा साथ दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि इस इलाके में या इस प्रदेश में मैं सक्षम हूं, मेरा साथ दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब में मैं सक्षम हूं, मेरा साथ दीजिए। बातें ये चल रही हैं। ठीक है सर, इसी अलायंस से ये ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूं डॉक्टर वीरेंद्र चौहान। अलायंस की 2024 में सरकार बनेगी। ठीक है, नहीं फिर सरकार बनेगी तो फिर ये डर क्यों है? जनता को बताना है नासिर भाई, जनता को बताना है कि इनका गुंडा राज कैसे चल रहा है। ठीक है चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया, आप ही को आना है चौहान साहब कि 24 में सरकार बनेगी, बस जनता को बताना पड़ेगा कि अब इस बार गलतफहमी का शिकार न हो जाए, एक तरीके से वोट बेकार न कर दें अपना। जी चौहान साहब। देखिए नासिर भाई, इन्होंने, प्रतिपक्ष वालों ने 2019 में भी अपनी तरफ से सरकार के विरुद्ध, प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध जमकर अनर्गल बयानबाजी की थी। जो अनाप शनाप निराधार आरोप ये लगा सकते थे, लगाए थे। सारी सीमाएं अभद्रता की इन्होंने पार की थी। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी 2019 में 14 की तुलना में अधिक जन समर्थन के साथ मजबूत होकर निकले, निखर कर आगे आए। 2019 से बेहतरीन जन समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार लाल किले के तिरंगे की डोर थामे हुए देखेगा, इसमें कहीं किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। जहां तक प्रतिपक्ष की रुदाली का सवाल है, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि जो लोग जांच चिल्लाते थे, जब हम इनके ऊपर आरोप लगाते नासिर भाई, तो ये कहते थे जांच करवा लीजिए, हम तो पाक साफ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जनता का एक सवाल इनसे पूछ रहा हूं, भाई अगर आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हैं, लालू प्रसाद यादव पर हैं, या इनके प्रतिपक्ष के नेताओं पर हैं, सिसोदिया पर हैं, तो क्या इनके नेताओं के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच का काम सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर खड़गे साहब को सौंप देना चाहिए? जांच का काम तो एजेंसियां ही करेंगी ना। जांच का काम तो संविधान सम्मत एजेंसियों के माध्यम से। एक सवाल और उठता है चौहान साहब, एक और सवाल उठता है, वो बार बार आपके पास भी आता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं उनके खिलाफ जब जांच होती है, फिर कुछ दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो सारी जांच वगैरह सब खत्म हो जाती हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। और आपकी पार्टी को लेकर यह कहा जाता है कि बीजेपी के पास पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है
कि कोई किसी में दाग लगे तो बीजेपी में आ जाते हैं तो धुल जाते हैं? नासिर भाई, आप और मैं दोनों पत्रकारिता की पृष्ठभूमि हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं कि देश में राजनीतिक दलों से ऊपर भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। ईडी, सीबीआई, पुलिस, इसके ऊपर भी निगरानी करने के लिए इस देश की न्याय व्यवस्था है। अगर ईडी या सीबीआई या कोई भी एजेंसी अपनी मर्यादाएं तोड़ती है, कल्पना कर लीजिए कारणों से, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, देश की हाई कोर्ट्स बैठी हुई हैं, उनको रोकती भी हैं, टोकती भी हैं, गलती करने पर ठोक भी सकती हैं। वो भी परंतु ये भाई लोग तो ये चाहते हैं कि इन पर ले नेताओं की जांच ना ईडी करे, ना सीबीआई करे, सोनिया माता करे, ताऊ करे, सब सिस्टम क्या अजीबोगरीब तमाशा बना रखा है इन्होंने। और दूसरी बात, मैं लोकतंत्र वाले मसले पर एक बात फिर से दोहराना चाहता हूं जी नासिर भाई। सारे के सारे स्तंभ फेल हो रखे हैं। कांग्रेस पार्टी, रुको मित्र, रुक जाओ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास दोहराना बहुत आवश्यक है, देश की नई पीढ़ी को जानना जरूरी सही है। कांग्रेस पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने इस देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता और क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो डेमोक्रेटिकली कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, उनको दरकिनार किया। कांग्रेस पार्टी वो राजनीतिक दल है नासिर भाई। इनको रोकिए, पंकज बेनीवाल को मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं इनके बारे में नहीं बोला था। एक बात पंकज जी वक्त भी कम है, मैं आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी एक मिनट का वक्त और आप सभी के लिए, 1 मिनट में उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्या मैं बोलूं कि नहीं? वीरन जी, हाँ। नासिर भाई, कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने आपातकाल लगाते समय संविधान को बाकायदा निरस्त कर दिया था, मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया था, और सारे प्रतिपक्ष को केवल रोका टोका नहीं था, जेल में ठोका था। तो जिन्होंने वास्तव में संविधान की हत्या की हो, जिनके माथे पर हत्या का कलंक हो, जिनके घर में लोकतंत्र ना हो, जो एक कुनबे एक वंश से बाहर ना निकल पाते हो, वो बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हुए अच्छे लगते हैं क्या? मैं तो यही सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। और केवल रही बात, देखिए, कांग्रेस टाइम के पर जो है उस समय आपातकाल नहीं था, आज है आपातकाल। ये 9-9.5 साल के अंदर आपातकाल है। और जो गुजरात के अंदर 12 साल वो आपातकाल था। जब 12 साल 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी जी, वहां आपातकाल था। और अब पूरे देश में आपातकाल था। उस पर तो आपके नेताओं ने माफी भी मांगी आपातकाल को लेकर। यह है आपातकाल, आज की डेट में आपातकाल है 9.5 साल के अंदर। इसको आपातकाल कहते हैं, जो सारी एजेंसियों पे कब्जा करके, सारी एजेंसियों के थ्रू जो इस समय हो रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आप ये देखिए, वोटों की गड़बड़ करनी, एक ही सुनिए, सारी इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि ये वो मशीनें हैं, ये गड़बड़ कर रही है, लेकिन एक पार्टी कह रही है कि जो मशीनें हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये है लोकतंत्र में गड़बड़। एक इलेक्शन कमीशन की ये है गड़बड़, इसको कहते हैं तानाशाही। केवल ये तानाशाही है जो यहाँ पे हो रही है। दिखाओ उसके ये यहाँ पे भी तानाशाही हो रही है। मेरी आवाज बंद करना, एक इटली वाली ताई के गिरवी आवाज बंद करना वरिंदर चौहान के द्वारा, ये भी तानाशाही है। इलेक्शन कमीशन ने मशीनों की ऊपर कर रखी है तानाशाही। सुनिए, इलेक्शन कमिशन ने मशीनों पे कर रखी है, और जो ईडी सीबीआई है उन्होंने विपक्ष के नेताओं पे कर रखी है, और मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर लोकतंत्र का हत्या कर रखी है। पार्टी के भीतर लोकतंत्र लेकर आओ, अगर हिम्मत है। आज की डेट में ईडी सीबीआई अब है, ईडी सीबीआई जब असली तोता अब दिख रहा होगा सबको, पूरे देश को दिख रहा है। ईडी और सीबीआई और इलेक्शन कमीशन ये सब तोता बने हुए हैं। ठीक है सर, डॉक्टर सारी की सारी तोता बनी हुई है। पक्के तौर पर ये सारी एजेंसियों को तोता बना रहे हैं, राम जी का सभी एजेंसियों को तोता बना रहे हैं वरिंदर चौहान के लिए, ये मोदी जी, ये सारी एजेंसियों को तोता बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है सर, अब डॉक्टर पूरे देश की सारी एजेंसियां, सारे स्तंभों को तोता बना दिया होते रहे हैं या चुनाव होते रहेंगे, सारे स्तंभ तोता है इस समय।
रामद्रोही निपटा दिए जाएंगे, रामद्रोही निपटा दिए जाएंगे, ये नजर नहीं आएंगे कहीं पर भी। ये पक्की बात है। सारे स्तंभ तोड़ता है। ये अंग्रेज की पैदाइश कांग्रेस पार्टी, इसका आखिरी चुनाव हो सकता है। देश में लोकतंत्र चौहान साहब बस अब उनकी बारी है। खानदान पर खतरा है तो खड़गे छाती पीट पीट करके लोकतंत्र की दुहाई साहब लोकतंत्र की यहाँ ही हत्या कर रहे हैं। एक राजवंश यहाँ पर राजवंश के गुलाम, वो लोकतंत्र के हिसाब से इनका नंबर है पहली बार का। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजवंश चलाने देखिए अब चौहान साहब किसी को बोलने नहीं देंगे, डिबेट खराब करेंगे। आप टाइम बढ़ाइए, देश में लोकतंत्र नासिर भाई टाइम बढ़ाइए, टाइम एक्सटेंड कीजिए और सभी को बोलने का ऑपोजिशन को वक्त दीजिए। पूरा वक्त दिया अपोजिशन और बढ़ाइए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलिए। कांग्रेस में लोकतंत्र है क्या? कांग्रेस में लोकतंत्र है क्या? और ये पंकज बेनीवाल की पार्टी, इनमें लोकतंत्र है। जब तक वीरेंद्र चौहान का गला नहीं चलिए सर, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, एक करके मैं आ जाऊंगा चौहान साहब आपके पास आखिर में। बेनीवाल जी आप बोलिए। लोकतंत्र के और भारतीय जनता पार्टी संसार की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी है, उस पर सवाल उठाते हैं। इतनी बकवास करी है, लेकिन एक बात भी नथुराम गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोला, इटली वाली ताई बोला तो अपना रिलेशन तो बनाया, लेकिन इज्जत नहीं करी उस ताई की। ये बहुत ही बेशर्म है लोग हैं, रजत पंजेटा जी क्या नजर आ रहा है 2024 में? रजत पंजेटा जी देखिए 2024 में जो आ रहा है, पहले उससे पहले एक दो बातें मैं अहम बातें बोलना चाहूंगा। पिछले 5 साल में ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि ये जनता के साथ असली में कर क्या रहे हैं। देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज है और इनकी जो दरियादली जो है वो बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट जगत के लिए कितनी ज्यादा है वो मैं आपको एक आंकड़े के साथ बताता हूँ। पिछले 5 साल में 2018 से 23 तक गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है लोगों आम जनता है वो लगभग 76% बढ़ी है और कॉर्पोरेट जगत की से जो इन्होंने टैक्स वसूला है वो मात्र 24% लिया है। और बहुत से इंसेंटिव कॉर्पोरेट जगत को बहुत सी सब्सिडी और उसके बाद जो 12.5 रजत पंजेटा जी ये कहना उचित है कि आखिरी चुनाव है या नहीं है? ये बेतुके आंकड़े जो रजत भाई आखिरी चुनाव तो लोकतंत्र की बात कर लेते, बता देते आप जल्दबाजी हो जाएगा कहना। मैं इनको एक जवाब और देना चाहता हूँ। डिबेट में बहुत ज्यादा उछला है क्योंकि इन्होंने परिवारवाद और वंशवाद की बात करी। मैं रोजगार के दूंगा केवल 60 सेकंड। आपके राज्य में नौकरियां कैसे दी जाती थी? अलमारी तोड़कर जेल जाते थे। आप उस भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं जिसमें 1 लाख 10 नारायण राणे के पुत्र जय शाह जो अमित शाह जी के पुत्र है, राजनाथ सिंह जी के पुत्र, आप वंशवाद की बात कर रहे हैं। आप कितने बड़े बड़े बयान दे रहे, पूरी डिबेट की शुरुआत बताइए ना, आप अपना बताइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बात और आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हाँ एक तरफ ये बात भी आ रही है कि अभी देश में लोकतंत्र है, मजबूत है, और उस लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश हर देशवासी करता है, हर एक राजनीतिक पार्टी करती है, और देश का लोकतंत्र और उस पर पूरे दुनिया में हम सब भारतवासियों को गर्व है। लेकिन विपक्ष ने जो आशंकाएं जताई हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इससे अशांति भरा माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये अपने परिवारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ साबित हो रहा है जिस तरह के हालात देश में नजर आ रहे हैं। बाकी आने वाले वक्त में किस तरह से जनता का फैसला होगा, किसके हक में होगा, किसके खिलाफ होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह